और अब आलमी मंजर को तफसील से देखते हैं। ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ हिंदुस्तान दौरे पर दिल्ली पहुंच चुके हैं। ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ का यह 4 रोजा हिंदुस्तान दौरा है। वजीर खारजा कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिका ईरान मौजूदा कशीदगी के ताल्लुक से जवाद जरीफ के इस दौरे को काफी अहम समझा जा रहा है। तो ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ हिंदुस्तान के 4 रोजा दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं। कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात होंगे, क्योंकि ईरान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात बहुत पुराने ताल्लुकात हैं और इस बुनियाद पर जवाद जरीफ का यह दौरा हो रहा है। आपको बताते चलें कि मौजूदा में जिस तरह से मशरिक़ वस्ता खित्ते में हालात काफी कशीदा है, ईरान और अमेरिका के दरमियान खासतौर से हालात कशीदा है। इस बीच जवाद जरीफ का हिंदुस्तान का यह दौरा बहुत माने रखता है। जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान के सामने भी एक बड़ी मुश्किल है। हिंदुस्तान के ताल्लुकात ईरान से भी बहुत अहम है और हिंदुस्तान के ताल्लुकात अमेरिका से भी बहुत अहम है। ऐसे में कहीं ना कहीं जवाद जरीफ का यह दौरा बहुत अहम हो जाता है हिंदुस्तान के लिए। 4 रोजा दौरे पर जवाद जरीफ हिंदुस्तान पहुंचे हैं, जहां पर वो कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और मशरिक़ वस्ता और खासतौर से ईरान के जो ताजा हालात हैं उस पर वो बातचीत करेंगे वजीर आजम नरेंद्र मोदी से। और चलिए इस दौरे पर और बातचीत करने के लिए सीधे दिल्ली का रुख करेंगे। नुमाइंदे शैलेंद्र वांगो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, मिडिल ईस्ट में हालात बहुत कशीदा हैं, इसके अलावा ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी है और इस बीच ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ हिंदुस्तान के दौरे पर दिल्ली पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, जवाद जरीफ आज रात 9 बजे करीब 1 घंटा पहले दिल्ली पहुंच चुके हैं और कल वो दिल्ली में हो रहे रायसीना डायलॉग में शामिल होंगे। कल उनकी स्पीच भी वहां पर शेड्यूल्ड है, जिसके बाद कल दोपहर में वो प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे। 2 बार उनकी मुलाकात होगी, एक बायलैटरल लेवल पे मुलाकात होगी और दूसरा जो भी विदेश मंत्री रायसीना डायलॉग में शामिल होने के लिए आए हैं उनका डेलीगेशन भी पीएम मोदी से मिलने जाएगा। तब दोबारा एक बार जवाद जरीफ पीएम मोदी से मिलेंगे। लेकिन माना यह जा रहा है कि जिस तरह के हालात इस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच में बने हुए हैं, जिस तरह की कशीदगी बनी हुई है, उस बीच ये दौरा काफी अहम है। हमने ये भी देखा है कि अब से कुछ दिन पहले जब ईरान की तरफ से इराक में अमेरिकी फोर्सेज के ठिकानों को निशाना बनाया गया था मिसाइल के जरिए, उस वक्त भी ईरान के जो एम्बेसडर दिल्ली में मौजूद हैं, उन्होंने कहा था कि हम भारत अपने दोस्त मुल्क है उससे उम्मीद करते हैं कि भारत को जो शांति है वो बरकरार रखने में हमारी मदद करेगा। हालांकि आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर हिंदुस्तान लगातार टच में है। प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत इस मामले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी हुई है और वहीं जो विदेश मंत्री जयशंकर हैं उनकी बातचीत ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ से पहले ही हो चुकी है। तो कुल मिला के माना जा रहा है कि इस तरह के जो हालात अभी बने हुए, जो गल्फ में जो हालात बने हुए हैं और खासतौर से हिंदुस्तानी जो वहां पर काम कर रहे हैं उनको लेकर हिंदुस्तान जो है पहले से ही चिंतित है। इंडिया के इंटरेस्ट भी उस रीजन में है। तो ऐसे तमाम पहलुओं पर कल इस मुलाकात में बातचीत हो सकती है और उसके अगले दिन यानी गुरुवार को जवाद जरीफ की मुलाकात एस जयशंकर से भी होगी। बिल्कुल। शैलेंद्र, एक आखिरी सवाल मेरा यह कि अगर जिस तरह से अमेरिका और ईरान के दरमियान में कशीदगी है और ऐसे में अगर हिंदुस्तान के मौकिफ की बात की जाती है तो जाहिर सी बात है हिंदुस्तान के सामने भी बहुत बड़ा चैलेंज था। हिंदुस्तान से एक तरफ ईरान से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वहीं अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका से भी हिंदुस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और ऐसे में इन दोनों के बीच में अगर हिंदुस्तान को देखा जाए तो किस तरह से देखेंगे शैलेंद्र? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर हिंदुस्तान एक टाइट रोप पर चल रहा है। बैलेंस बनाने की जरूरत है हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि न सिर्फ अमेरिका के साथ बल्कि ईरान के साथ भी पुराने रिश्ते रहे हैं हिंदुस्तान के। हमने ये भी देखा है कि ईरान सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर था इंडिया के लिए, वहां से ऑयल इंपोर्ट कराया जाता था। हालांकि सैंक्शंस के बाद उसको लगभग खत्म कर दिया गया है, लेकिन अभी भी स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए ईरान काफी महत्वपूर्ण एक इम्पोर्टेंट कंट्री है, क्योंकि जिस तरह से चीन और पाकिस्तान की जो जोड़ी है उसके चलते जो एक पोर्ट बनाया जा रहा था पाकिस्तान में, ग्वादर पोर्ट, उसके बदले में ईरान में चाबार पोर्ट एक जवाब है उसका, ताकि इंडियन डोमिनेंस बना रहे उस रीजन में।
تو ایسے میں حالانکہ امریکہ اس کو چھوٹ دے چکا ہے اس پورٹ کو، چابہار پورٹ کو، تو ایسے میں یہ بھی ایک بڑا مہتوپورن انٹرسٹ ہے ہندوستان کا اس ریجن میں. حالانکہ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ بہت سے ہندوستانی جو ایکسپیرٹس ہیں جو وہاں پہ کام کرتے ہیں اس ریجن میں، نہ صرف ایران عراق میں بلکہ سعودی عرب، جو آس پاس کے جو باقی پڑوسی ملک ہیں، وہاں پر بڑی تعداد میں ہندوستانی کام کرتے ہیں. تو ایسے میں ان کا وہاں پر رہنا بھی ہندوستان کے لیے، ان کی سرکشا جو ہے وہ ہندوستان کے لیے بہت ضروری ہے. اس لیے لگاتار ہندوستان کی طرف سے بھی جب اس طرح کے دھمکیاں دی جا رہی تھی ایک دوسرے کو ایران اور امریکہ دوارا، تو اس وقت ہندوستان کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ اس وقت پورے ریجن میں سیکیورٹی، پیس اور سرکشا جو ہے وہ ضروری ہے. تو ایسے میں حالات اور نہیں بگڑنے چاہیے. حالانکہ ہندوستان نہیں چاہتا کہ حالات اور بگڑیں، کیونکہ اس کے چلتے ہندوستان کا اپنا بھی اس میں کافی نقصان ہوگا، نہ صرف اسٹریٹجیکلی بلکہ اکانومیکلی بھی، کیونکہ اگر اور حالات کشیدہ ہوتے ہیں تو اس کا سیدھا اثر کروڈ آئل پہ پڑتا ہے. تو ایسے میں اگر تیل کی قیمتیں مہنگی ہوں گی تو انڈیا کی جو اکانومی ہے اس پر سیدھا اثر ہوگا. بالکل، بہت بہت شکریہ شیلیندر راؤ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور اس خبر پر بات چیت کرنے کے لیے. تو ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف ہندوستان کے 4 روزہ دورے پر دہلی پہنچے. کل وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات ہوگی. اس کے ایک دن بعد ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے بھی ان کی ملاقات ہوگی. مانا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت جس طرح کے خطے میں حالات ہیں، خاص طور سے مشرق وسطیٰ میں جس طرح کے حالات ہیں، ایران اور امریکہ کے درمیان جو حالات ہیں، ایسے میں کہیں نہ کہیں ایک امید کی نظر سے ایران ہندوستان کو ضرور دیکھ رہا ہے. آگے بڑھیں گے. برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے ایران کے ساتھ 2015 میں طے پانے والے جوہری معاہدے سے متعلق تنازع کے حل کے لیے کوششوں کا آغاز کر دیا ہے. 2 یورپی سفارتکاروں کے مطابق ان تینوں ممالک نے آج منگل کے روز یورپی یونین کو ایک خط لکھ کر اس سلسلے کے آغاز کے بارے میں مطلع کیا. امریکہ کی طرف سے 2018 میں اس معاہدے سے یک طرفہ طور پر الگ ہونے کے بعد سے یورپی ممالک کی طرف سے اس معاہدے کو بچانے کی یہ اب تک کی اہم ترین کوشش ہے. I have received today a letter by the Foreign Minister of France, Germany and United Kingdom. They refer to a matter regarding the implementation of Iran's commitment under the JCPOA for resolution to the Joint Commission. I am the coordinator of this Joint Commission, and so I will have to oversee the dispute resolution mechanism process that this letter asking me to trigger. I will guarantee that it provides an opportunity to address the issues indicated by the E3 on this letter and find a way forward to ensure full and comprehensive implementation of the JCPOA. گزشتہ ہفتے تہران کے قریب یوکرینی طیارے کو مار گرانے کے جرم میں کئی لوگوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے. ایرانی حکومت کے ترجمان غلام حسین اسماعیل کے مطابق کچھ افراد کو یوکرینی طیارے کو گرانے کے حوالے سے تحقیقات کے سلسلے میں حراست میں لیا گیا ہے. ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ یوکرینی طیارے کو مار گرائے جانے کے المناک واقعے کی جامع تحقیقات ہوں گی اور اس واقعے میں ملوث تمام ذمہ دار افراد کو سزا بھی دی جائے گی. یہ خاص رپورٹ دیکھیے. ایران کے صدر حسن روحانی کا کہنا ہے کہ تہران میں یوکرینی طیارے کو مار گرائے جانے کے المناک واقعے کی جامع تحقیقات ہوں گی اور اس واقعے میں ملوث تمام ذمہ دار افراد کو سزا دی جائے گی. صدر روحانی کہنا تھا کہ فضائی دفاعی آپریٹر کے ذریعے گزشتہ ہفتے غلطی سے یوکرینی مسافر بردار طیارے کو میزائل داغ کر مار گرائے جانے میں کوئی واحد شخص نہیں ہے جو اس واقعے کا ذمہ دار ہے. انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص نے ٹریگر دبایا اور یہ غلطی ہو گئی اور دیگر کئی لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. در این داستان نمیتونه فقط یک فرد مقصر باشه، نه اینکه یک نفر که دکمه رو فشار داده مقصر بوده. این دیگرانی هم هستند و من میخوام این مسئله با صداقت برای مردم بیان بشه. ایران کے صدر حسن روحانی کا مزید کہنا تھا کہ ایک خصوصی عدالت اس واقعے کی تحقیقات کرے گی. انہوں نے کہا کہ عدلیہ خصوصی عدالت کی تشکیل دے جس میں سینئر جج اور بہت سے ماہرین کو شامل کیا جائے. یہ ایک عام اور معمول کا معاملہ نہیں ہوگا. پوری دنیا کی نظریں اس خصوصی عدالت پر ہوں گی.
قوه قضاییه باید یک دادگاه ویژه با یک قاضی عالی رتبه و 10 کارشناس تشکیل بده. این یک پرونده عادی و معمولی نیست. تمام دنیا به این دادگاه ما نگاه خواهند کرد. हसन रूहानी का कहना था कि ईरानी अफवाज की जानिब से गलती का एतराफ एक पहला अच्छा कदम है। रूहानी ने लोगों को यकीन दिलाया कि इस तरह की गलती फिर नहीं दोहराई जाएगी। रूहानी के मुताबिक इनकी हुकूमत ईरानी अवाम और बैनुल-अक़वामी बिरादरी को इस मामले में जवाबदेह है। इस तैयारे के गिरने की इत्तलात उस वक्त ही मौसूल होना शुरू हो गई थी जब ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत का बदला लेने के लिए जवाबी कार्रवाई के तौर पर इराक में मौजूद 2 अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइल दागने शुरू किए थे। वाज़ेह है कि कनाडा, अमेरिका और बरतानिया ने दावा किया था कि इन्हें मुताद्दिद ज़राए से मिलने वाली मालूमात से इशारा मिलता है कि यह तैयारा गुज़िश्ता बुध को ईरान के ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल का निशाना बनाया, जबकि ईरान ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद किया था, ताहम बाद में इकरार कर लिया। वाज़ेह है कि 8 जनवरी को तेहरान एयरपोर्ट से परवाज भरने के 8 मिनट बाद ही यूक्रेनी तैयारा, जिसकी मंजिल यूक्रेन का दारुल हुकूमत क्यू थी, जमीन पर आ गिरा। ईरानी हुक्काम के मुताबिक यूक्रेन की मुसाफिर बरदार फ्लाइट PS-752 को 8 जनवरी को एक फजाई दिफाई ऑपरेटर ने उस वक्त मार गिराया जब वो गलती से उसे क्रूज मिसाइल समझ बैठा। इब्तिदा में ईरान ने तैयारा गिराए जाने में मुलविस होने से इनकार किया था, ताहम 11 जनवरी को ईरान ने एतराफ करते हुए इसे इंसानी गलती करार दिया था। इस हादसे में तैयारे पर सवार तमाम 176 अफराद हलाक हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। ईरान की एक नीम सरकारी खबर रसा एजेंसी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें बरतानवी सफीर रॉब मेकर तेहरान में हुए एक मुजाहरे में नजर आ रहे हैं। मेकर बरतानिया तौर पर अमीर कबीर यूनिवर्सिटी में कैंडल लाइट इज्तिमा में शरीक थे। चश्मदीदों के मुताबिक यह कैंडल लाइट इज्तिमा ही हुकूमत के खिलाफ बड़े एहतजाज में तब्दील हो गया था। मेकर का कहना है कि वो जल्दी ही वहां से रवाना हो गए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें वियना कन्वेंशन के खिलाफ वर्जी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया था। वियना कन्वेंशन के मुताबिक कोई गैर मुल्की सफीर इस मुल्क में जारी किसी एहतजाज में हिस्सा नहीं ले सकता है। बाद में बरतानवी सफीर को रिहा कर दिया गया। यूनिवर्सिटी में यह कैंडल लाइट इज्तिमा यूक्रेन तैयारा हादसे के हलाकशुदगान की याद में मुनक्किद हुआ था। लीबिया के जंगी सरदार खलीफा हफ्तर जंगबंदी मुआहदे पर दस्तखत किए बगैर ही मास्को से वापस लौट गए हैं। इस मुआहदे का मकसद लीबिया में गुज़िश्ता 9 माह से जारी लड़ाई का खात्मा था। लीबिया के मशरक़ी हिस्से का कंट्रोल संभाले हुए खलीफा हफ्तर ने गुज़िश्ता शब कहा था कि वो मंगल की सुबह तक इस मुआहदे पर गौर करेंगे, जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा की तस्लीम शुदा हुकूमत के वज़ीर आज़म फ़ायज़ुस सिराज पहले ही दस्तखत कर चुके हैं। हफ्तर की मास्को से रवानगी की तस्दीक रूसी वज़ारत ख़ारजा ने भी कर दी है। कई मरतबा की ताख़ीर के बाद लीबिया की बाअसर शख्सियत खलीफा हफ्तर मलिक खाना जंगी के खात्मे के लिए तय पाने वाले अमन मुआहदे पर दस्तखत किए बगैर ही वापस लीबिया चले गए हैं। रूसी हुक्काम इस सिलसिले में फ़रीक़ैन पर मुसलसल दबाव डाल रहे हैं। रूसी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक कई घंटों के गौर फ़िक्र और दानिस्ता ताख़ीर के बाद खलीफा हफ्तर जंगबंदी मुआहदे पर दस्तखत किए बगैर ही मॉस्को से रवाना हो गए। इस बयान में वाज़ेह किया गया है कि हफ्तर ने अमन मुआहदे पर गौर के लिए मंगल की सुबह तक का वक्त मांगा था, ताहम फिर वो रूसी हुक्काम को अपने किसी फैसले से आगाह किए बगैर ही मॉस्को से रुखसत हो गए। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने मज़ीद बताया कि वो किसी अमन मुआहदे को हतमी शक्ल देने की खातिर लीबिया के जंगी फ़रीक़ैन के साथ बदस्तूर राब्तों में हैं। इससे कबल रूसी हुक्काम ने मुज़ाकरात में पेशरफ्त की इत्तला दी थी। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ के बकौल रूस इस सम्त में अपनी कोशिशें जारी रखेगा। लारूफ ने कहा कि फ़िलहाल कोई हतमी नतीजा नहीं निकल सका है। बताया गया है कि इस माहदे में लीबिया में मुकम्मल फायरबंदी की बात कही गई थी, जिस पर आइंदा वीकेंड से अमल दरामद होना था। लीबिया के तनाज़े के ज़्यादातर ग्रोह गुज़िश्ता 9 माह से जारी लड़ाई को रोकने के लिए इस माहदे पर दस्तखत कर चुके हैं और इनमें अक़वाम मुत्तहिदा की तस्लीम करदा वो मुल्क की हुकूमत भी शामिल है, जिसकी क़यादत फ़ाइज़ अस-सिराज के हाथों में है।
खलीफा हफ्तर माजी में लीबिया की फौज में जनरल के ओहदे पर फाइज थे और अब वो एक जंगी सरदार बन चुके हैं। उनकी हामी फौज का नाम लीबियन नेशनल आर्मी है और मुल्क के मशरक़ी हिस्से की बागडोर उन्हीं के हाथों में है। अब इस तनाज़े के तमाम फरीक जनवरी के अवाखिर में बर्लिन में मुलाकात करेंगे ताकि मुस्तकिल फायरबंदी के लिए किसी अमन मुआहिदे को हतमी शक्ल दी जा सके। ताहम मौजूदा हालात में ये वाज़ेह नहीं है कि बर्लिन में मुनक़िद होने वाला आइंदा इजलास में क्या पेशरफ्त मुमकिन हो सकेगी। लीबिया 2011 में मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी की हलाकत के बाद से बहरान का शिकार है। मगरबी दिफाई इत्तेहाद नेटो के हिमायत याफ्ता बागियों ने क़ज़्ज़ाफ़ी को उनकी गिरफ्तारी के दौरान ही हलाक कर दिया था। उसके बाद से मुख्तलिफ जंगजू गिरोह इस शुमाली अफ्रीकी मुल्क में इक़्तिदार हासिल करने की कोशिशों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई में मसरूफ़ हैं। बैनुल-अक़वामी हिमायत याफ्ता हुकूमत को तुर्की की हिमायत भी हासिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। लबनान में हुकूमत साजी की कोशिशें एक बार फिर नाकाम हो गई हैं, जिसके बाद मुल्क गिर पैमाने पर एहतजाज शुरू हो गया है। दारुल हुकूमत बैरूत में एहतजाज के सबब आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई। लोगों ने हाईवे पर टायरों को आग लगा दी। वस्ती अक्टूबर से लबनान में एहतजाज का सिलसिला जारी है। अवाम हुकूमत की बदइंतजामी और बदअनवानी से नाला है। नामजद वज़ीर आज़म हसन दायब को हुकूमत तश्कील देनी है। सियासी बेयकीनी के दौरान मुल्क की करेंसी की कद्र गिरती जा रही है। बैंकों ने डॉलर्स की निकासी को महदूद कर दिया है। एहतिजाजियों का कहना है कि मुल्क में माली बहरान के सबब लोग भूखों मर रहे हैं। يعني ما عادش فيها اتحمل درع حسيت 3000 ربط الخبز ب 2000 ليره حتى الدخان اقل علبه السدار زمان صارت ب 2000 بدي افهم انا شو بعدهم قاعدين على الكراسي بدل حاكمهم 128 حرامي اسعر। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के केस में सजा सुनाने वाली अदालत की तश्कील गैर कानूनी करार दिए जाने के फैसले को उनके हामी और मुखालिफ अपने अपने अंदाज में देख रहे हैं, लेकिन उमूमी तासुर यही है कि परवेज मुशर्रफ को सजा मिलने के इम्कानात मादूम हो गए हैं। यह खास रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के केस में इस फैसले के खिलाफ कानून के मुताबिक सिर्फ हुकूमत ही अपील कर सकती है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत और परवेज मुशर्रफ के वकला के इस केस में एक ही सफ पर होने की वजह से इस फैसले के खिलाफ अपील के इम्कानात भी दिखाई नहीं दे रहे। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को संगीन गद्दारी केस में सजाए मौत सुनाने वाली खुसूसी अदालत की तश्कील को गैर कानूनी करार दिया है। अदालत आलिया की तरफ से ये फैसला 13 जनवरी को परवेज मुशर्रफ की जानिब से दी गई उस दरख्वास्त पर सुनाया गया जिसमें उन्हें सजा सुनाने वाली खुसूसी अदालत के क़याम को चैलेंज किया गया था। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के वकला के मुताबिक इस फैसले के बाद खुसूसी अदालत की तमाम कार्रवाई भी कालादम हो गई है। इसके नतीजे में सुनाई गई सजा भी खत्म हो गई है। कुछ माहिरीन कानून का कहना है कि अदालत ने तकनीकी बुनियादों पर फैसला सुनाने वाली अदालत की तश्कील के अमल को ही गैर कानूनी करार दे दिया, लेकिन ये नहीं कहा कि परवेज मुशर्रफ ने अपने जुर्म का इर्तिकाब नहीं किया है। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने अपने मुख्तसर फैसले में कहा कि खुसूसी अदालत की तश्कील के सिलसिले में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए थे और अदालत की तश्कील और न ही मुकदमे के इंदराज के लिए मजाज अथॉरिटी से मंजूरी ली गई। माहिरीन के मुताबिक मुस्तकबिल में आइन के आर्टिकल 6 पर किस तरह अमल दरामद कराना मुमकिन हो सकेगा, क्योंकि सारे इख्तियारात लेकर अगर एक आमिर अपना नाम चीफ एग्जीक्यूटिव रख ले तो कानूनी तौर पर उसके लिए रास्ता निकाला जा सकता है। परवेज मुशर्रफ इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से ही मुल्क से बाहर हैं। उन्हें इसलिए बाहर रखा गया था ताकि उनकी सरगर्मियों की वजह से यहाँ मुतनाज़िर सवालात न उठाए जा सके। कुछ माहिरीन के ख्याल में मुशर्रफ को सजा सुनाने वाले फैसले में कई पेच थे। खासतौर पर पैरा 66 पर बड़ी तनकीद सामने आई थी। इन फैसलों को सियासी आंख से देखने के बजाय कानूनी आंख से देखने की जरूरत है। कानून ये कहता है कि आर्टिकल 6 सिर्फ एक बंदे पर लागू नहीं हो सकता, बल्कि उसमें ताउन करने वाले तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। तज्जिया निगारों का कहना है कि इस फैसले से तक़वियत पाने वाली इस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में जमहूरियत की बालादस्ती के लिए जमहूरी सियासतदानों को गैर मामूली कारकर्दगी दिखानी होगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 उर्दू। खबर मनीला से है, जहां के नजदीक जजीरे पर आतिशफशा के करीब रहने वाले लोग इलाका खाली कर रहे हैं। इतवार को आतिशफशा ने राख का बहुत बड़ा ढेर उगला था, जिसके बाद इंतजामिया ने कुर्बो जवार में रहने वाले लोगों को वहां से हटाना शुरू कर दिया। फिलहाल आतिशफशा से धुआं निकल रहा है, इसके किसी भी वक्त फटने का अंदेशा है। हजारों अफराद को इलाके से हटा लिया गया है, जबकि 500 से जायद परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। ताल आतिशफशा अब तक 34 बार फट चुका है। जुनूब मगरबी चीन के सूबे युहान के सरहदी शहर रॉयली का एक स्कूल म्यांमार के बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम कर रहा है। म्यांमार के जो बच्चे चीन के इस स्कूल में तालीम हासिल करने आते हैं, इनमें एक 11 साल की जीएन भी है। यह स्कूल इसके घर के नजदीक है। जीएन रोजाना इमिग्रेशन चेक पॉइंट से गुजरकर चीन के इस स्कूल में पढ़ने आती है। रॉयली शहर म्यांमार सरहद पर बसा चीनी शहर है। इसके बैन जींग स्टेलिमिनरी स्कूल में म्यांमार के देहात के दर्जन भर बच्चे जेर तालीम हैं। मुफ्त तालीम के साथ साथ स्कूल में म्यांमार के इन बच्चों को खाना और दीगर सहूलतें भी मुहैया कराई जाती हैं। 喜欢在这里的学校，因为这里的学校很美，还可以学到不同的东西，还可以跟同学们一起玩游戏。 और अब खेल। टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने कोर्ट पर 2 साल के तवील वक्फे के बाद कामयाबी के साथ वापसी की है। सानिया मिर्जा गुज़िश्ता चंद माह से शिद्दत से प्रैक्टिस कर रही थीं और कोर्ट में वापसी के लिए पुरअज़्म थीं। उनका असल निशाना आइंदा बरस खेले जाने वाले ओलंपिक में अपने मुल्क की दोबारा नुमाइंदगी करना है। सानिया मिर्जा और उनके साथी ने ऑस्ट्रेलिया के हॉबर्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट में खेले गए विमेंस डबल्स के पहले राउंड में कामयाबी हासिल की है। सानिया मिर्जा ने यूक्रेन की नादिया कोचोंग को साथ जोड़ी बनाते हुए ओक्साना और म्यूकातो को 6-2, 7-6 और 10-3 से शिकस्त दी। इस जीत के बाद इस जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में रसाई हासिल कर ली है। हिंदुस्तानी रियासत तेलंगाना के इलाके सिकंदराबाद परेड ग्राउंड्स पर 3 रोजा काइट एंड स्वीट फेस्टिवल जारी है। तेलंगाना के महकमा सयाहत ने काइट एंड स्वीट फेस्टिवल का एहतमाम किया है। पतंग त्योहार में 19 ममालिक के नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। इंटरनेशनल स्वीट फेस्टिवल में मुख्तलिफ ममालिक के मिठाइयां पेश की जा रही हैं। आप देखिए खास रिपोर्ट और मुझे इजाजत दीजिए। आदाब। संक्रांति त्योहार के दौरान पतंगबाजी की रिवायत रही है। तेलंगाना के सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर काइट एंड स्वीट फेस्टिवल जारी है। तेलंगाना में 5वीं मर्तबा आलमी सतह पर पतंगों का यह खूबसूरत त्योहार मनाया जा रहा है। पतंग त्योहार में 19 ममालिक के शुरका शिरकत कर रहे हैं। 42 आलमी सतह के पतंगबाज और 60 कौमी सतह के पतंगबाज इस फेस्टिवल में पतंगबाजी का मुकाबला करेंगे। सहरोजा पतंगबाजी फेस्टिवल के मौके पर बड़ी बड़ी पतंगे उड़ाई जा रही हैं। रंग बिरंगी मुख्तलिफ डिजाइन की खूबसूरत पतंगे परेड ग्राउंड के आसमान पर नजर आ रही हैं। People can come and enjoy. We added snacks this time. Also, we added traditional games so that people from all walks of life they can come and enjoy this festival in a big way. इंटरनेशनल काइट फ्लायर जो टॉप के इंटरनेशनल काइट फ्लायर्स है, ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बड़ी बड़ी काइट्स है, बड़े बड़े डिज़ाइन से और एक्सक्लूसिव काइट्स इस बार लेके आए हैं। जो स्कॉटलैंड की टीम है, जर्मनी की टीम है और यूएसए है, यूके है, बाली से अच्छे ट्रेडिशनल काइट फ्लायर्स आए हैं। वो ट्रेडिशन काइट फ्लाइंग दिखाएंगे बाम्बू काइट से उनकी। तो ऐसी वैरायटी ऑफ काइट 3 दिन में अलग अलग पब्लिक को देखने की मिलेगी। हैदराबाद के परेड ग्राउंड पर दिन के अलावा रात में भी पतंगबाजी जारी है। तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड, इंडोनेशिया के अलावा 19 ममालिक के नुमाइंदे इस पतंग फेस्टिवल में शिरकत कर रहे हैं। महकमा सयाहत की जानिब से तेलंगाना में बैरूनी और कौमी सतह के सयाहों को राग़िब करने के लिए गुज़िश्ता 5 बरसों से आलमी पतंगबाजी का ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है। 100 मेंबर्स का एक टीम है हमारा। वॉलंटियर्स के ऐसा आए हैं हम इधर काइट फेस्टिवल परेड ग्राउंड में और बहुत एंजॉय कर रहे थे ये मूवमेंट को। हम हमारे
good. Festival good. Wind no good. We fly inflatable kites, so they're quite large and they inflate with the air when we have some, and then they go up and fly. So they're in different shapes of animals. We have a horse and we have a stingray. This Jangan is a symbol of the dragon. That our culture is believed that that's the name of the dragon is a Naga Basuki. That's the whole protect of the world. We are flying the kite, but without string. No string kite. And this kite is with the LED lights effect. So how we flying, we are doing the some synchronized flying, and you will love it. फेस्टिवल के साथ इंटरनेशनल स्वीट फेस्टिवल भी मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ रियासतों और ममालिक की मिठाइयाँ पेश की जा रही हैं। 1000 से ज्यादा मिठाइयाँ इस नुमाइश में रखी गई हैं। 3 दिन स्वीट फेस्टिवल भी है, शॉपिंग भी है, तो एक पूरा पैकेज बच्चों के लिए भी एक्टिविटी रखी है इस बार, ट्रेडिशनल गेम्स और वो सब, तो एक पूरा पैकेज सबको मिलेगा 3 दिन। और इन सब के साथ मुख्तलिफ कल्चर प्रोग्राम भी पेश किए जा रहे हैं। फेस्टिवल के मौके पर इलाकाई आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, खाने पीने की चीज़ें और कौमी और बैनुल अक़वामी सतह के मुख्तलिफ इक़साम के खानों को यहाँ पेश किया जा रहा है। मुंतज़मीन के मुताबिक इस मरतबा 10 लाख अफराद की शिरकत मुतवक्के है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।